नमस्कार, मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज संसद में बयान दिया। एस जयशंकर ने संसद में भारत की लाइन क्लियर कर दी। विदेश मंत्री ने दो टूक कहा, भारत ना तो रूस के साथ खड़ा है ना ही यूक्रेन के साथ। भारत तुरंत युद्ध खत्म करने के पक्ष में है। एक लाइन में कहें तो विश्व युद्ध कैसे टाला जाए, इसे लेकर दुनिया भारत की तरफ देख रही है। दूसरी तरफ नाटो, यूरोपियन यूनियन के देश लगातार रूस पर सैंक्शंस लगा रहे हैं। उन्हें भारत का न्यूट्रल रुख खटक रहा है। सच तो यह है कि पश्चिम के देशों की रूस को लेकर पॉलिसी डबल स्टैंडर्ड वाली है। वो भारत को नसीहत देते हैं लेकिन खुद रूस पर डिपेंडेंट है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इस रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। Украинцам, ни русским, ни всем. युद्ध क्या होता है, विनाश क्या होता है, विध्वंस क्या होता है, तबाही क्या होती है, चीखें होती हैं, Я хочу жить. Все хотят жить. मातम होता है और आखिर में मरघट का सन्नाटा होता है। युद्ध ये होता है। रूस यूक्रेन युद्ध के 41वें दिन की एक एक तस्वीर आपको हिलाकर रख देगी। कलेजा फट जाएगा, रूह कांप जाएगी। यकीनन ये देखने के लिए बड़ा कलेजा होना चाहिए, क्योंकि हर एक तस्वीर बता रही है कि रूस के सैनिकों ने कैसे बुचा में बर्बरता की हदों को पार कर दिया। प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, कुछ करिए। मैं बोल रही हूँ एक यूक्रेनियन महिला, 2 बच्चों की माँ और एक पोते की दादी। मैं दुनिया की सभी माँओं और बीवियों से शांति बनाने की अपील करती हूँ, ताकि कोई भी इस गम से न गुजरे जिससे हम गुजर रहे हैं, चाहे वो यूक्रेन के लोग हों या रूस के। मैं चाहती हूँ सब जिंदा रहें, सब जिंदा रहना चाहते हैं। बुचा में क्या हुआ है? जो मंजर दिख रहा है उससे तो लग रहा है कि बुचा में बहुत ज्यादा हुआ है। टॉर्चर चैम्बर मिला है, सड़क पर लाशें मिली हैं, खुले कब्रिस्तान मिले हैं। बुचा में नरसंहार हुआ है। एक साथ 410 से ज्यादा लाशें मिली हैं। अब इन लाशों को दफनाने के लिए 45 फीट लंबी कब्र कीव में खोदी गई है। रूसियों पर इल्जाम लगा है रूस के इस कदम से लोग मर रहे हैं। बहुत सारे लोग मारे गए जो कार के जरिए शहर छोड़ने की कोशिश कर रहे थे। बहुत सारे लोग बम धमाके में मारे गए और बहुत से लोग गोली लगने के कारण सड़क पर मरे पड़े थे। शवगृह भी भर चुके हैं। लोग शवों को कब्रिस्तान तक भी पहुंचा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। लोग शांति से शवगृह की तरफ जा रहे थे, लेकिन उन्हें मार दिया गया। बहुत सारे लोग जिन्हें मारा गया है, उनके शवों को उनके घर के आंगन में ही दबा दिया गया। कौन जाने कहां दबाया गया है, क्योंकि अब उन्हें वापस लाना नामुमकिन है। इन लोगों को मारने से पहले ऐसी बेरहमी हुई है, उसे जानकर कोई भी सिहर उठेगा। सिर्फ सुनकर ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि नरसंहार में ज्यादातर लाशों के हाथ बंधे हुए थे और उनके माथे पर गोली मारी गई थी। You may remember I got criticized for calling Putin a war criminal. Well, the truth of the matter, you saw what happened in Bucha. This warrants him, he is a war criminal. But we have to gather the information. We have to continue to provide Ukraine with the weapons they need to continue the fight. And we have to gather all the detail so this can be have a war crime trial. This guy is brutal. बाइडन ने फिर पुतिन को वॉर क्रिमिनल कह दिया, मगर खुद को दुनिया का चौधरी समझने वाला अमेरिका, उसके सहयोगी नाटो देश खुद हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। क्या यूरोपियन देशों को ये समझाने के लिए कि रूस पर युद्ध रोकने का दबाव बनाना चाहिए, हमारे लाखों लोगों को इस तरह पीड़ा में मरना जरूरी था?
ये मेरा दिल तोड़ देता है, क्योंकि अभी हम विश्व के सभी नेताओं के बयान सुन रहे हैं जो बहुत पहले दिए गए होंगे, जब सब कुछ पहले से ही पूरी तरह से स्पष्ट था। лідерів, заяви, які мали бути. पश्चिम के देश रूस और यूक्रेन युद्ध का तमाशा देख रहे हैं, दूसरों को अपना पक्ष तय करने की नसीहत दे रहे हैं, भूल जाते हैं कि जो तटस्थ है वक्त लिखेगा उनका भी इतिहास। What's happening in Bucha is outrageous, and everyone's seen it. Up to Allah. No, I think it is a war crime. But you don't, sir, are you going to do more sanctions on Russia? I'm seeking more sanctions, yes. I'll have time to announce that to you. जो देश रूस और यूक्रेन युद्ध में अपना अपना स्वार्थ देख रहे हैं, उन्हें भी इस युद्ध से कोई फायदा नहीं होने वाला है। ऐसा इसलिए है कि पश्चिम के ये सारे देश रूस पर जबरदस्त तरीके से डिपेंडेंट हैं, और ये निर्भरता ऐसी है कि रूस के साथ अगर पूरा संबंध खत्म कर लिया तो पूरे यूरोप में कोयला, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम गैस का संकट पड़ जाएगा। और यही वजह है कि रूस यूक्रेन वॉर पर ईयू, नाटो के देश ऊपर से रूस पर सैंक्शन की बात कर रहे हैं, और अंदर ही अंदर रूस से गैस और ऑयल भी खरीद रहे हैं। और ऐसे में ये देश किस मुंह से भारत को रूस के साथ ऑयल व्यापार नहीं करने पर नसीहत देते हैं। अब आपको और भी डिटेल में पश्चिमी देशों के दोहरे चरित्र को समझाते हैं। दरअसल सच्चाई तो यह है कि रूस की आधा से ज्यादा आमदनी का स्रोत यूरोप ही है। रूस की कुल आमदनी का 53% हिस्सा तेल बेचने से आता है। रूस की आमदनी का 13% हिस्सा गैस बेचने से आता है। रूस को होने वाली आमदनी का 55% हिस्सा यूरोप से मिलता है। सीधे शब्दों में समझा जाए तो रूस यूरोप का पावर हाउस है, रूस यूरोप का गैस हाउस है। रूस पर यूरोप की डिपेंडेंसी 40% तक है। रूस और यूरोप का ये मैप किसी नदी का नहीं है। रूस से निकलकर यूरोप के चप्पे चप्पे तक पहुंचने वाली ये गैस और तेल की पाइपलाइन है। समझ सकते हैं कि यूरोप में कैसे रूस के गैस और कच्चे तेल का फ्लो है। ब्राउन कलर वाला फ्लो रूस के कच्चे तेल की पाइपलाइन का है, और ग्रीन कलर में रूस के गैस की पाइपलाइन दिख रही है। गैस के लिए यूरोप की 40% निर्भरता रूस पर है। कच्चे तेल के लिए यूरोप 25% तक रूस पर निर्भर है। यूरोप के बड़े बड़े शक्तिशाली देश तेल और गैस के लिए पुतिन पर डिपेंडेंट हैं। तेल और गैस से ही रूस की वॉर मशीन को ईंधन मिल रहा है। यूक्रेन युद्ध में यूरोप के खिलाफ तेल और गैस पुतिन का सबसे बड़ा हथियार है। यूरोप के देश इसलिए पुतिन के खिलाफ खुलकर मैदान में नहीं आ रहे। जर्मनी की गैस जरूरतों का 49% हिस्सा रूस से आता है। इटली अपनी गैस जरूरतों का 46% गैस रूस से मंगाता है। पोलैंड अपनी जरूरत का 40% गैस रूस से खरीदता है। फ्रांस में 24% गैस की सप्लाई रूस से होती है। बुल्गारिया अपनी जरूरत का 77% गैस रूस से लेता है। सिर्फ बड़े ही नहीं, यूरोप के छोटे देश तो पूरी तरह रूस पर ही डिपेंडेंट है। नॉर्थ मकदूनिया 100%, बोस्निया हर्जेगोविना 100%, मोल्डोवा 100%, फिनलैंड 94% और लातविया 93% तक गैस के लिए रूस पर निर्भर है। यानी रूस अगर गैस और तेल देना बंद कर दे तो यूरोप में एनर्जी क्राइसिस शुरू हो जाएगी। लेकिन सवाल तब सीरियस हो जाता है जब पश्चिम और अमेरिका भारत को ज्ञान देने लगते हैं और भारत की विदेश नीति और रणनीति को बदलने का दबाव डालते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि भारत अब बदल चुका है। मोदी सरकार की नीति इंडिया और इंडियन फर्स्ट की है। ये बात अमेरिका और पश्चिमी देशों को समझ लेनी चाहिए, और यही वजह है कि जहां अमेरिका इमरान खान के रूस दौरे के जाने पर कुर्सी हिला सकता है, वो भारत के मामले पर सिर्फ बयान देकर रह जाता है। भारत की तटस्थ स्वदेश नीति की यही ताकत है। रूस यूक्रेन युद्ध पर ऑस्ट्रेलिया ने भारत की भूमिका की तारीफ के पीछे की वजह यही है। मेरा रुख बिल्कुल साफ है। हम ये मानते हैं कि यूक्रेन के मुद्दे पर हर देश का अपना अलग अलग रुख और नजरिया है, और हम इस बात से बहुत खुश हैं कि द्विपक्षीय वर्चुअल समिट हो या फिर कोई और मंच, प्रधानमंत्री मोदी रूस से लगातार ये अपील कर रहे हैं कि वो अपने कदम पीछे खींचे ताकि इस मुद्दे का समाधान किया जा सके। प्रधानमंत्री मोदी 3 बार रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात कर चुके हैं। उन्होंने 2 बार यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी बात की है। ये अच्छी बात है क्योंकि इससे पता चलता है कि भारत इस मुद्दे का हल निकालने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। मतलब दुनिया ये कह रही है कि युद्ध को रोकने के लिए इंडिया को लाना ही पड़ेगा, भारत माइनस नहीं हो सकता है। सच्चाई तो ये है कि रूस के साथ तेल के कारोबार के पीछे भारत की अपनी नीति है।
रूस से भारत को तेल सस्ता मिल रहा है और यही वजह है भारत के रूस के साथ कारोबार के फैसले की। तेल खपत में अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है। भारत अपनी जरूरत का 80% तेल आयात करता है। साल 2021 में भारत ने रूस से 1 करोड़ 20 लाख बैरल तेल आयात किया था, जो कि उसके कुल आयात का महज 2% था। जनवरी और फरवरी महीने में भारत ने रूस से बिल्कुल भी तेल आयात नहीं किया, लेकिन कमोडिटीज रिसर्च ग्रुप केपलर के आंकड़ों के मुताबिक मार्च और अप्रैल माह के कॉन्ट्रैक्ट अभी से ही 60 लाख बैरल तक पहुंच गए हैं। अप्रैल 2022 का आंकड़ा मिलियन बैरल, फरवरी 2021 का आंकड़ा 2000 मिलियन बैरल, दिसंबर 2021 का आंकड़ा 1000 मिलियन बैरल, अप्रैल 2022 का आंकड़ा 4000 मिलियन बैरल। भारत का तो यह कहना है कि अगर वो रूस से और तेल खरीद ले तो भी ये उसके दुनिया भर से किए गए आयातित तेल में से एक बूंद के समान होगा। हैरानी इस बात की है कि जब नाटो और ईयू के देश ही रूस को लेकर डबल स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं, ऐसे में रूस को लेकर भारत पर दबाव बनाना कहां तक वाजिब है। ये वही अमेरिका है जो दूसरे विश्व युद्ध में खुद 3.5 साल तक खामोश रहा है। चीन भी चुप है, बस भारत पर दबाव डालने की कोशिश हो रही है। लेकिन सच तो यह है कि भारत बदल चुका है। उसकी अपनी नीति है, अपना हित है, अपने रिश्ते हैं और भारत वही करेगा जो भारत और भारतीयों के हित में हो। अब आपको दिखाते हैं यूक्रेन के चेर्नोहाइव शहर को पुतिन के बम और बारूद ने कैसे मरघट बनाकर रख दिया है। हर तरफ जले हुए मकान, सूनी सड़कें, चारों तरफ खामोशी। अब यही पहचान बन गई है चेर्नोहाइव की, वो चमकता हुआ शहर। चेर्नोहाइव की तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए किस तरह से हालात यहां पर हो गए हैं। घर के नामो निशान नजर नहीं आ रहे हैं, सड़कों में दरार पड़ चुकी है। देखिए सड़कें किस तरह से बीच से टूट चुकी हैं। जाहिर सी बात है यहाँ पर बम से हमला किया होगा, उसका इम्पैक्ट आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। मकान बिल्कुल भी सही हालत में नहीं है और ये वो टैंक्स हैं जिनसे या तो अटैक किया गया और उसके बाद इन्हें तबाह किया गया। देखिए चेर्नोहाइव के घर को देखिए, खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। पूरा इलाका खंडहर में तब्दील हो चुका है और ये यहाँ पर हमले के बाद के हालात हैं। अब देखिए यूक्रेन के मारियोपोल शहर की तस्वीरें। बर्बादी का मंजर साफ नजर आ रहा है और वही तस्वीरें मारियोपोल शहर में नजर आ रही हैं जो चेर्नोहाइव में अभी आपने देखी। ऊंचे ऊंचे अपार्टमेंट्स वीरान हो चुके हैं, खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। यहां पर हमलों का इम्पैक्ट साफ तौर पर देखा जा सकता है। इनमें रहने वाले लोग 2 वक्त की रोटी और पानी के लिए दुकानों के आगे लंबी कतार लगाए खड़े हैं। ये 2 तस्वीरें चेर्नोहाइव और मारियोपोल की आप देख रहे हैं, जहां पर जिस तरह से तबाही हुई है उसके बाद की तस्वीरें ये दर्शाने के लिए काफी हैं कि अब इन शहरों की हालत क्या हो गई है। इन शहरों को अब देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि पहले ये कितने सुंदर चमकते शहर थे, क्योंकि अब ये वीरान हो चुके हैं। वहीं मारियोपोल में लोग अपने घरों को छोड़कर उन दुकानों के बाहर खड़े हैं जहां से उन्हें खाने के लिए रोटी या दूसरा सामान या पानी मिलेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।